हेलो एवरीवन। मैं बस एक कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ जो कि ये है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन है कि मैं ये कैसे करती हूँ। तो अ, मुझे नहीं पता। और आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस कमेंट के लिए। और सेकंड है कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हूँ। तो मैंने आप सबको बताया था ना कि मैं अपनी कॉलेज मैं हॉस्टल गई थी, तो वहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज की लड़कियाँ थी कि मेरी हिंदी अच्छी हो गई, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे थोड़ी खड़ी हिंदी बोली जाती है जो प्योर हिंदी की तरह नहीं दिखती है, बेटर नहीं होती। सो जब मैं इतने लोगों से मिली, उनके बात करने का स्टाइल कॉपी मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है अपनी बातचीत में। जिसके साथ तुम एक साल रह लो, ऑफ कोर्स उसकी थोड़ी लैंग्वेज का इधर उधर हो जाता है। तो शायद उन्हीं की वजह से मेरी हिंदी थोड़ी सी और अच्छी हो गई है। सो इसके थैंक यू। एंड ये सवाल बहुत ज़रूरी है। मुझे पहले भी कमेंट आ चुका था कि मैं कौन से धर्म की हूँ, रिलीजन की हूँ। सो मेरे नाम की वजह से आप सबको लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, जैनिज़ हूँ, बट नहीं, आई एम प्योर हिंदू। मैं कट्टर हिंदू हूँ और कोई भी रिलीजन नहीं है। एंड रही बात मेरे भगवान की, मेरे इष्ट की, तो मैं नारायण को और महादेव को दोनों को ही पूजती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों ही एक हैं। तो दोनों में डिफरेंस नहीं। मैं जितना नारायण को पूजती हूँ उतना ही महादेव को भी मानती हूँ। दोनों ही मेरे लिए इक्वल हो सकते हैं। अगर स्पेशली कहा जाए तो मैंने नारायण को अपना सखा बनाया है और अपने महादेव को अपना भाई बनाया है। और ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल है, बट जो कि क्वेश्चन था तो मैंने आंसर किया है। सो आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा। एंड चलिए तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। महाराज विभूषण की आंखों में से सिर्फ आंसू गिर रहे थे और तब देखते ही देखते 6 महीने हो गए। पर अभी भी वीकलैंड के अंदर सब कुछ ठीक हो चुका था। सारी जितनी भी डैमेज हुई थी उस धमाके की वजह से सब कुछ रिकवर हो गया था। विंकलैंड के ऊपर भी विभूषण ने कब्जा कर लिया था और उसे अपने अंडर ले लिया था। अब वहाँ कर सभी लोगों को वो संभाल रहा था। हालांकि जिसकी गलती थी उसने उसे पनिश किया था, पर जो इनोसेंट थे, ओमेगास और बूढ़े बुजुर्ग, उन्हें उसने कुछ नहीं किया और उन्हें वैसे ही वीकलैंड में रहने दिया। अब उस जगह का नाम वीकलैंड अपने क्लैन के अंदर डाल कर दिया था, इसीलिए अब कोई भी विंकलैंड नहीं था। अब अगर कोई क्लैन था तो केवल वी इस पूरे कल्टीवेशन में अकेले राज कर रहा था। पर अभी भी कुछ कमी थी, तो वो कमी थी विभूषण की मीट की, क्योंकि अभी तक उसने उसके बाद दोबारा शादी की ही नहीं। विभूषण को कितने कितने सारे लोगों ने समझाया कि अब महाराज शादी कर लेना चाहिए, हमें अपने वंशज की ज़रूरत है, पर विभूषण को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसके भाई यानी कि वे चैंग ने भी, वो यहाँ आ चुके थे। अपने भाई को उसने ही संभालने की कोशिश की और अब उसकी बहन भी यहाँ आ चुकी थी। वांगजीत ने हालांकि उन्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं किया था, इसीलिए वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वनवान को यालने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस ये आयरन चाहिए था, इसीलिए वो बस वांगजी का यूज़ कर रहा था। उसे वांगजी की इच्छाओं से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसने यानले को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया था। और इन 6 महीनों में यानले और जियांगचेन ने मिलकर विशान को संभाला था। बाकी सभी अपने अपने डेली के काम में चले गए थे, बट किसी को असर हुआ था तो वो थे विभूषण, लानुवान और लैंचिरैन। लैंचिरैन तो तब से ही सेक्युलरिज्म में जा चुके हैं और पेन और लानुवान भी अपने आप को किसी तरीके से संभाल रहे हैं। और इसी टाइम में विभूषण भी खुद को बस जी रहा है, मजबूर कर रहा है खुद को जीने के लिए, क्योंकि अभी तक वो अपने भाई को ये सब कुछ दे नहीं सकता। उसका भाई अभी भी छोटा है, वो तो वांगजी से भी छोटा है, इसीलिए वो तो उसे भी कुछ नहीं कर सकता है। वो अभी भी कुछ दिन कुछ साल उसे रुकने होंगे जब तक उसका भाई 21 साल का नहीं हो जाता और उसके पास उसका खुद का मीट, उसका ओमेगा नहीं आ जाता। वो ये सब कुछ उसे नहीं दे सकता, इसीलिए उसे 6 साल और रुकना होगा। यही सोच सोच कर उसको अपने आप को मारने का मन करता है कि आखिर उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। पहले उसे माँ बाप का प्यार अच्छे से नहीं मिला भी तो सिर्फ लालच था, और अब जब एक प्योर हार्टेड पर्सन
फाइनली उसका लव उसे मिल सकता था, तो उसके साथ ही ऐसा हो गया। विशान आज भी रोता है, कई बार रोता है, बस खुद को बस संभाल रखा है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। पर यहाँ ली जियांग चैन यही सब जानते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे विशान को संभाला है, क्योंकि अब विशान को कहने के लिए बस यही दोनों थे, अपनी। और विशान के पास हमेशा से उसका सेनापति वेशु भी था, जो उसको अक्सर बड़े भाई की तरह संभाला करता था। और तब अब देखते देखते 3 साल और बीत गए थे, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। पर हाँ, इसी बीच लैनहुआ ने शादी कर ली थी वे क्लैन की, जो वेन क्लैन की जो ओमेगा डॉटर थी, जो कि वेन रूहान के बड़े भाई की डॉटर थी, जिन्होंने पहले ही बहुत पहले इस वेन क्लैन को छोड़ दिया था और वहाँ से ब्यूरल बैंड चले गए थे रहने के लिए। वहाँ उस वेंचिंग से उसने शादी कर ली थी और अब वेंचिंग लैंड फुरेन बन गई है और वहाँ वो लैंड जिरैन को भी अच्छे से संभालती है। शायद फंक्शन की कमी पूरी तो नहीं कर सकती, बट हाँ कोशिश करती है। और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। 3 साल बीतने के बाद भी जिरैन अब सिकलूसी से बाहर आ गए थे और अब वो सेट के काम भी देखा करते थे लैनहुआन के साथ मिलकर। पर अभी भी किसी की लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी, तो वो थी विशान की, क्योंकि आज तक वो वहीं था, वो आगे बढ़ा ही नहीं, वो बस जी रहा था, किसी तरीके से एक एक दिन काट रहा था। और इस 3 साल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था तो वो यही था। उसने बस खुद को किसी तरीके से ज़िंदा रखा था, इतना सब कुछ अपने भाई को देने के लिए और खुद भक्ति के पास जाने के लिए बस वो वेट कर रहा था। वो बस चाहता था कि चेंग जल्दी से बड़ा हो और वो उसे सब कुछ दे, इसीलिए वो अक्सर चेंग को ये सब कुछ सिखाया करता था। और अगर चेंग से गलती हो तो उसे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी, क्योंकि अब विशान बदल गया था। विशान अब वो जॉयफुल अपने भाई बहन के लिए नहीं था जैसा वो उनके लिए हुआ करता था। वो एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका था, एकदम मानो कि उसमें कोई जान ही नहीं है, कोई खुशी कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई भी रंग नहीं है। अगर कुछ बचा है तो बस वांगजी की यादें हैं, उसका साथ है, उसका एहसास है और कुछ भी नहीं। फिर विशान को आज भी यकीन है कि वांगजी जिंदा है, और ये बात वो हमेशा सबसे कहता है। वो हमेशा एक ही बात कहता है कि आज भी वांगजी कहीं जिंदा है और वांगजी को कुछ भी नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा वो किसी से कुछ भी बात करना पसंद नहीं करता है। और अब देखते ही देखते कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब पूरे 4 साल हो चुके थे। और अब एक दिन विशान जब राजसभा ले रहा था, जहाँ पर आज हर एक कोई क्लैन वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि आज महाराज विवुशियान जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग है, आज वो सबके बारे में जान रहे थे, सभी समस्याओं को सुन रहे थे और सभी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर हमेशा कुछ 6 महीने में ऐसी एक सभा होती है जहाँ पर हमेशा ही जो एक बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उसे डिस्कस किया जाता है। इसमें ये हर प्रजा, कोई भी प्रजा इसमें शामिल हो सकती है। एक बड़ी से एक हॉल में होता है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं। और आज बात करते करते ही एक टॉपिक निकाला गया था जिन क्लैन के लीडर के द्वारा कि महाराज विवुशियान, अब आपकी शादी को आपको दोबारा करना चाहिए। आप चाहे तो हमारी डॉटर से फिर शादी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सबको हमारे क्लैन के उत्तराधिकारी चाहिए, हमारे किंग के क्राउन प्रिंस चाहिए। और तब विवुशियान अपनी मुट्ठी को फिर से बांध लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता तब लैनहुआन कहते हैं, हाँ महाराज, अब आपको वांगजी को बुलाना चाहिए। वांगजी अब दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा, पर वो नहीं चाहेगा कि आप पेन में रहें, आप ऐसे सफ़र करें उसकी वजह से उसे कभी खुशी नहीं होगी। मुझे पता है कि आप मेरे भाई से हमेशा से प्यार करते हैं, पर अब आपको बढ़ना चाहिए आगे। क्लाइंट को आपकी ज़रूरत है, इस सब को आपकी ज़रूरत है।
मुझे पता है कि आप अपने भाई को इसे देना चाहते हैं, पर फिर भी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हमें आपका बेटा चाहिए, हमें क्राउन प्रिंस चाहिए होंगे, क्योंकि राजकुमार चंग अभी बहुत छोटे हैं, अभी भी वो गद्दी को नहीं संभाल सकते और अभी वो इतने कैपेबल नहीं है। इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप एटलीस्ट एक शादी कीजिए। विशान अपनी मुट्ठी को पीच लेता है और गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था वांगजी होगा तो सिर्फ वांगजी ही मेरी क्वीन बनेगा, वरना मेरी क्वीन बनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पहले भी मैंने शादी किया था ना, पर क्या हुआ, मैंने आज तक कभी किसी को टच नहीं किया। मुझे वांगजी के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। और तब विशान क्रॉल करते हुए कहता है, और अब ये टॉपिक दोबारा नहीं। तो फिर गेट खुलता है और वहाँ पर एक आवाज़ आती है, पर क्या अगर वांगजी आएगा तो क्या वांगजी को फिर से एक्सेप्ट करोगे, क्या उसके बच्चे को क्राउन प्रिंस बनाओगे? विशान इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उस डायरेक्शन में देखने लगता है। और तब वहाँ से एक ओल्ड वुमेन एंटर करती है जो शायद कुछ 100 साल की होगी। और तब विशान उस पर्सन को तुरंत ही पहचान लेता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, पॉसन सरन थी। विशान के साथ साथ ही वहाँ पर बाकी सभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया था, क्योंकि वो ही मिलानी की पार्टनर थी, कल्टीवेशन पार्टनर थी और एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा थी, जिनके फेरोमोन्स को सब कोई अच्छे से फील कर सकता था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, बट हाँ, उनके फेरोमोन्स ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने दे रहे थे कि वो ओल्ड हैं या नहीं। वो भी उतनी ही पावरफुल दिख रही थी। और तब कांचा सरन बाउसा सर अंदर आते हुए कहती है, बताइए किंग विभूषण, क्या आप वांगजी के बच्चे को और वांगजी को अभी भी एक्सेप्ट करोगे? ये सब कुछ के बाद भी क्या वांगजी आपको मिल सकता है? विभूषण बाउसा सर की तरफ देखते हुए सबसे पहले तो उन्हें ग्रीट करता है और बाकी सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। और जब वांगजी, तब विभूषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप वांगजी की ग्रैंड माँ की पार्टनर थी, तो इस हिसाब से आप मेरी भी ग्रैंड माँ हुई। मैंने तो अपनी ग्रैंड माँ को नहीं जानता, बट हाँ, अगर वांगजी अभी भी है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चाहे वो जिस हाल में हो, जैसा भी हो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। और अगर वो कभी नहीं आया तो विशान भी कभी शादी नहीं करेगा और कुछ सालों में ही जंग बड़ा हो जाएगा। वो एक काबिल राजा बनेगा। मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा, मैं सिखा रहा हूँ उसे, और मैं फिर जल्दी से वांगजी के पास चला जाऊँगा। ये तुम्हारा प्लान है, पर मैं तो यहीं हूँ। और तब एक स्वीट सी वॉइस यहाँ पीछे से बाउसा सर के पीछे से सुनाई देती है। और तब जब सब उस वॉइस की तरफ देखते हैं तो सबके हैरान चेहरे ये बता रहे थे कि क्या उन्होंने भूत देख लिया। और वहाँ पर एक चहकती आवाज़ आती है। वांगजी पहली बार वहाँ आता है। हाँ, वो पर्सन और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी वहाँ आता है और तब वो सबकी तरफ देखता है। आज उसने कोई भी फील नहीं लगाया था, तो आज सब कोई उसे देख सकता था। और जो उसे उसके चेहरे को देखे वो तो जानते थे वो कौन है, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो हैरान थे। और तब नी मिंजे, जो निंग क्लैन के लीडर है, वो कहते हैं तुम कौन हो? और तब वांगजी उनकी तरफ देखते हुए पाउट करता है और कहता है, नी काका, मैं लैन वांगजी हूँ, क्या आप नहीं पहचाने मुझे? और तब नी मिंजे हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी तुम? और तब वांगजी कहता है, हाँ काका, तुमने आज वेल नहीं पहना? वांगजी हंसते हुए कहता है, मेरा मन नहीं था काका वेल पहनने का, और वैसे भी अब मुझे वेल की ज़रूरत नहीं है। अब वांगजी जिस मकसद के लिए वेल पहनता था वो पूरा हो चुका है, तो अब वांगजी को किसी का डर नहीं है कि वो उसके चेहरे को पहचान लेगा, तो अब वेल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। बात तो सही है। और तब वहाँ पे जल्दी से हुआन और लैन चिरन दौड़ कर आते हैं और वांगजी को एकदम टाइटली दोनों ही हक कर लेते हैं एक एक साइड से। वांगजी कहते हैं, अंकल छोड़िए, सांस नहीं आ रही मुझे। वो दोनों एकदम टाइटली उसे पकड़े हुए थे। वांगजी
कहता है गंगा छोड़िए छोड़िए, इतनी जान लेना है क्या आपको। तब हुआन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उसे पकड़ते हुए, उसके चिक्स को पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो ना वांग जी। हाँ अंकल चिरैन भी उसे कहते हैं बच्चा तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ। और वो भौसन सरन की तरफ देखते हुए कहते हैं माँ आप। तो फिर भौसन सरन उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ मैं, पर ये सब कैसे। और तब भौसन सरन अपनी बात कहना स्टार्ट करती है। मैं तब से आज तक जिंदा हूँ। मैं एक गुफ़ा के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी, अपनी पावर्स को बढ़ा रही थी, ताकि एक दिन ई ने जो भी अपने मैजिक से गलती से इस ये नारायण को बना दिया था उसे ख़त्म करने के लिए। और मैं अपनी इतनी सालों से यही कर रही थी, ताकि एक दिन आए और मैं अपनी फुल पावर से उसे ख़त्म कर सकूं। पर उस दिन से पहले ही तुम्हारे इस गधे से नेफ्यू ने अपनी जान देने की कोशिश की, तो मुझे तो इसे बचाना ही था ना। ये अपने ग्रैंडसन को बहुत प्यार करती है। हालांकि ये और ये दोनों कभी मिले नहीं हैं, पर मुझे पता है ये जहाँ भी होगी वो अपने बच्चे से ज़्यादा इस शैतान से प्यार करती है। और ये अपनी ग्रैंडमा के नक्शे कदम पर चलने को एकदम तैयार था। हाँ वो वांग जी को तरफ घूरते हुए कहती, और वांग जी हुआन के आर्म्स में छुप जाता है, उसके चेस्ट पर अपने चेहरे को छुपा लेता है। और तो हुआन उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं। और तब भौसन सरन कहती है जिस दिन मुझे पता चला कि ये नारायण का चारों टुकड़े एक हो चुके हैं, मुझे तुरंत ही एहसास हो चुका था कि कुछ गलत होने वाला है। ये नारायण एक साथ मिला है यानी कुछ बहुत बुरा होगा। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, पर जब मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा वांग जी को कि वो अपनी सारी ताकतों से, अपनी पूरी गोल्डन कोर, अपनी शक्तियों से उस ये नारायण को तबाह करना चाह रहा है, तो मैं तुरंत ही वहाँ आई। मैंने उसकी गोल्डन कोर को तो नहीं बचा पाई क्योंकि वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था उसने, तो इसमें इसकी गोल्डन कोर तो तबाह हो चुकी थी, पर ये मैंने इसे अपनी पावर से बचा लिया और मैंने इसे ज़िंदा रखा। पर उस धमाके की फोर्स की वजह से वो इतना पावरफुल था, इतनी डार्क एनर्जी है उसमें कि उसमें वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। और मुझे पता था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वैद्य नहीं है जो उसका इलाज कर पाएगा मेरे सिवा। मैं खुद भी एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर के साथ साथ एक बहुत अच्छी वैद्य हूँ, इसीलिए मैं इसे अपने साथ उसी केव में लेके गई थी जहाँ पर मैंने अपनी कल्टीवेशन की थी। ये जख्म ठीक करने के बाद मैंने जब इसे चेक किया तो मुझे पता चला कि ये कोमा में है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ था उन शक्तियों का। एक तो इसने अपनी गोल्डन कोर खो दी थी, जिसकी वजह से इसकी जो रिकवरी रेट है वो गिर गई थी, स्लो हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और ऊपर से ये कोमा में चला गया था। अभी ही 1 महीने पहले ये कोमा से उठा है, इसीलिए मैं अभी इसे यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता चला कि तुम सब यहाँ हो तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गई। और तब वांग जी अपने गगर की तरफ देखते हुए कहता है, गोगो आप यहाँ क्या कर रहे हो इस सभा में। तो हुआन कहते हैं कि हर साल होती है, सारे बड़े बड़े मुद्दों पे बातें करने के लिए ये मीटिंग होती है। वांग जी कहता है ओ। तो फिर वहाँ पर वशियान अपने सिंहासन से उतर कर आता है। इतनी देर से वो फ्रीज़ खड़ा हुआ ये सब बस देख रहा था, उसे होश नहीं था। पर अब वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ता है। और तब वो धीरे से जब वांग जी के पास पहुंच जाता है तो उसे धीरे से विस्पर करते हुए कहता है लंजा। और तब वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और तब हुआन भी वांग जी को छोड़ देते हैं। वांग जी कहता है क्या हुआ। वशियान उसे हक करना चाहता था पर वांग जी 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं आप महाराज विभूषण। वशियान ऐसा सुनकर उसे हार्ट में पेन होता है और वो कहता है लंजा मैं बस एक शब्द और नहीं, और आप मुझे लंजा कहने का हक नहीं रखते हैं। मेरा लंजा कहने का हक केवल मेरे ब्लड रिलेटिव फैमिली को है, आपको नहीं। आप मेरे कुछ नहीं लगते। पर मैं नहीं, मेरे कोई नहीं लगते आप। और तब चिरैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते वांग जी ये क्या कर रहे हो। हाँ वो तुमसे प्यार करता है, उसने 4 सालों से तुम्हारा वेट किया है, मैंने कहा था। वांग जी चिरैन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है मैंने नहीं कहा था इस पर्सन को वेट करने को, मैंने नहीं कहा था इस पर्सन को मेरा वेट करने को, मेरे लिए रोने को, तड़पने को। क्या मैंने कहा था। मैं तो इस इंसान से नफरत करता हूँ ना, ये बात पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है। तो आपको कैसे लगा कि मेरे वापस आने के बाद मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लूँगा। और क्यों करूँगा। बचपन से लेके आज तक मैंने इस पर्सन से सिर्फ नफ़रत की है, बेइंतहा नफ़रत की है।
मैं आज तक उस नफ़रत की आग में जला हूँ और आपको लगता है कि मैं इससे शादी करूँगा, इससे अपना अल्फ़ा मानूँगा और यहाँ वीकलैंड में रहूँगा? कभी नहीं अंकल। फरहान जी, वो तुम्हारा मार्क डलवाया और तुमने उसे मार्क किया है। हाँ तो मैंने होश में नहीं रहा था उस समय। इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया था मेरा। मैं नहीं था होश में। आप लोगों ने परमिशन दिया था उसे मुझे टच करने को। आपने अंकल, मैंने नहीं। वो मुझ पे केवल फोर्स किया गया था जिसमें मेरा कंसर्न नहीं था, तो वो मेरे लिए रेप ही रहेगा ना अंकल। फरहान जी, क्या काका आप भी उसकी तरफ देख रहे हो? पर भक्ति, वो तुमसे प्यार करता है और वो हमेशा से था। एक तरफा था अंकल। काका, प्यार एक तरफा था, मेरी नफ़रत थी एक तरफा। मैंने उससे नफ़रत किया है। 5 साल की उम्र से मैंने उस इंसान से नफ़रत की जिसने मुझसे मेरी माँ बाबा को छीन लिया था। बड़े होने के बाद जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इसे भी वही दर्द दूंगा, और मैंने किया भी। मैंने उसके पिता को अपने हाथों से मारा, उसकी जान ली, उसे कबूल कराया कि हाँ उसकी गलती थी, और फिर उसकी माँ को। पर अभी भी उसके पास वो 2 इंसान है जिससे वो प्यार करता है। मुझे उसे दर्द में देखना था, पर अफसोस मुझे अब सच्चाई पता चल गई है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पर अंकल, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे प्यार करूँगा। अगर मार्क अल्फ़ा है तो क्या हुआ? नहीं चाहिए मुझे, मैं रिजेक्ट करता हूँ इसे। फंकी, ईशान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीरे से फंकी को विस्पर करते हुए कहता है, बट लंजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। मैं सिर्फ 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था जिसे अपनी माँ की ज़रूरत थी, अपने पिता का प्यार चाहिए था, उनकी केयर चाहिए थी। आपको पता है, मुझे बहुत कुछ तो नहीं याद है, पर मुझे ये बात याद है कि युद्ध के मैदान में बाबा वहाँ ज़मीन पर पूरे ब्लड से कवर्ड थे और लेटे हुए थे, और मेरी मम्मा ने मुझे प्रोटेक्टिवली अपने पास रखा हुआ था। पर आपके पिता ने मेरी माँ को स्टैब कर दिया था दिल में। मेरी माँ बेग कर रही थी आपके पिता से कि प्लीज़ उन्हें कुछ ना करें, उनके बच्चे को उनकी ज़रूरत है। उनका बच्चा सिर्फ 5 साल का। पर आपके पिता ने पता क्या कहा था? मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि आपका बच्चा जीता है या मरता है, मुझे उस ये नारायण का पता बताओ कहाँ है। और जब मेरी माँ ने उसे नहीं कहा तो उन्होंने स्टैब कर दिया, और जब उन्हें लैंड की तबाह करने के बाद कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ से चले गए। उस ये नारायण को लेकर उस पूरी जगह को तबाह करके वो वहाँ से चले गए, और पीछे छोड़ क्या दिया मुझे, मेरे अंकल को, मेरे काका को वहीं तड़पते हुए उस पूरे लैंड को, जो मेरी दुनिया है, उसे जलते हुए देखने के लिए। मैंने आपसे सिर्फ नफ़रत की है महाराज विभूषण, सिर्फ नफ़रत। इस दिल ने आज तक कभी आपसे प्यार करने की सोची नहीं है। आपको पता है मेरा बचपन कैसा था? मैं बताता हूँ आपको कि मैंने आपके परिवार की वजह से क्या सफ़र किया है। और तब